सबसे पहले आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत सारी शुभकामनाएं, क्योंकि आज का एक खास पर्व है और पूरे देश में इसे मनाया जा रहा है। मुंबई के सिद्धि विनायक मंदिर में सुबह गणपति की आरती की गई, उन्हें भोग लगाया गया और इसके बाद भक्तों ने दर्शन किए। देश के सबसे चर्चित गणपति पंडाल लालबाग के राजा के दर्शन करने सुबह से लोग लाइन में लगे हुए नजर आए। लालबाग के राजा को 20 किलो वजन वाला सोने का मुकुट पहनाया गया। इसकी कीमत 15 करोड़ रुपए है। इस साल लालबाग के राजा मयूरासन पर विराजित हैं और उनके मस्तक की शोभा बढ़ा रहा सोने का मुकुट आकर्षण का केंद्र बना है। 14 फीट की गणपति की मूर्ति का भव्य रूप देखकर भक्त हर्ष और उल्लास से भर गए हैं। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। लालबाग के राजा किस तरीके से उनके दर्शन करने के लिए मुंबई में भक्तों का जमावड़ा लगता हुआ नजर आया। सिद्धि विनायक मंदिर की आप तस्वीर देखिए, क्योंकि आज गणपति का दिन है और गणेश चतुर्थी का मौका है। दगड़ू सेठ हलवाई महाराष्ट्र के पुणे देखिए किस तरीके से गणपति बप्पा को सजाया संवारा गया है। इसके साथ नागपुर की आप तस्वीर देखिए, जहां का टेकड़ी गणेश मंदिर है। इसके साथ अहमदाबाद की तस्वीर आपके सामने है। तमिलनाडु के अहमदाबाद का वस्त्रापुर महागणपति, तमिलनाडु के कोयम्बटूर की तस्वीर है आपके सामने पुलियाकुलम में, और गणेश मंदिर की तस्वीर तमिलनाडु के चेन्नई की है। किस तरीके से आज हर जगह गणपति बप्पा मोरया की गूंज सुनाई दे रही है। भक्त ललाहित है आज गणपति बप्पा के दर्शन करने के लिए और हर मंदिर में आज इसी तरीके की रौनक जगमगा उठी है। और पीएम मोदी ने शिक्षक दिवस के मौके पर राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित शिक्षकों से संवाद किया। उन्हें देश के युवाओं को विकसित भारत के निर्माण के लिए तैयार करने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी पर जोर दिया। इस दौरान उन्होंने नई शिक्षा नीति के पॉजिटिव इम्पैक्ट पर भी चर्चा की। शिक्षकों की भूमिका को और ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए भी कई सुझाव इस मौके पर दिए। और मैं चाहूंगा कि आप लोगों का एक ऐसा समूह बनना चाहिए जिनको लगना चाहिए यार हम तो एक परिवार के हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत का इससे बड़ा कोई अनुभव नहीं हो सकता। ऐसी छोटी छोटी चीजों की अगर तरफ आप ध्यान देते हैं, मुझे पक्का विश्वास है देश की विकास यात्रा में शिक्षक का बहुत बड़ा योगदान होता है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान अमित शाह ने पलोड़ा में जनसभा को संबोधित किया और कहा कि अगली सरकार किसकी बनेगी जम्मू वाले तय करेंगे। हमें घर जाकर उनके विभाजनकारी एजेंडे के खिलाफ लोगों को जागरूक करना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि विरोधियों को सिर्फ हराना नहीं है, जमानत भी जब्त कर उन्हें घर बिठाना है। जम्मू कश्मीर में पहली बार 370 की परछाई के बाहर चुनाव हो रहे। भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी ताकत पार्टी के कार्यकर्ता है। आप सभी के भरोसे कमल के निशान पर चुनाव के मैदान में उतरे हैं। सामने वाले को सिर्फ हराना नहीं है, जमानत जब्त कर कर घर पर भेज। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधा। शाह ने कहा कि राहुल बाबा कहते हैं कि हम जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस देंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि यह दर्जा कौन वापस दे सकता है? आप क्यों मूर्ख बना रहे हैं? ये दर्जा तो सिर्फ भारत सरकार दे सकती है, प्रधानमंत्री दे सकते हैं। मैंने पहले ही कहा है कि उचित समय आने पर ये दर्जा देंगे। अब मैं यहाँ अब्दुल्ला साहब और राहुल बाबा को पूछना चाहता हूँ कि भैया आप कैसे वापस दोगे, बताओ कौन वापस दे सकता है? ये क्या आप जम्मू कश्मीर की जनता को मूर्ख बना रहे हो? भाई सब में अकल है, वो भारत सरकार ही दे सकती है, मोदी जी ही दे सकते हैं। गोरखपुर में सीएम योगी के प्रयासों से सैनिक स्कूल बन गए हैं और सैनिक स्कूल पूर्वी उत्तर प्रदेश का पहला उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल सोसाइटी की तरफ से संचालित यह दूसरा सैनिक स्कूल है। इसका औपचारिक लोकार्पण सीएम योगी की मेजबानी में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया। सीएम योगी ने कहा कि नई पीढ़ी को अच्छी शिक्षा मिल सके और इसके लिए एक कोशिश की गई है। देश का पहला सैनिक स्कूल उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 1960 में स्थापित हुआ था।
और देखिए, सैनिक स्कूल के लोकार्पण के बाद सीएम योगी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और उनकी पत्नी गोरक्षनाथ मंदिर में पहुंचे, जहां सभी ने पूजा अर्चना की और देश के बेहतर भविष्य के लिए सभी मिलकर प्रार्थना करते हुए नजर आई है। उस दौरान की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, जब सीएम योगी मौजूद हैं, उपराष्ट्रपति मौजूद हैं, उनकी पत्नी उनके संग मौजूद हैं और यहाँ पर गोरखनाथ मंदिर में सभी देश के अच्छे भविष्य के लिए पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा 2 दिवसीय बिहार दौरे पर हैं, जहां पर दूसरे दिन श्री हरमंदिर पटना साहिब गुरुद्वारा पहुंचे। जेपी नड्डा ने गुरुद्वारे में मत्था टेका, अरदास की। इस मौके पर बिहार प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के दिलीप जायसवाल, डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा, सम्राट चौधरी और विधानसभा के स्पीकर नंदकिशोर यादव मौजूद रहे। गुरुद्वारे के बाद जेपी नड्डा खाजूकला घाट के पास दलित बस्ती पहुंचे। उन्होंने सदस्यता अभियान भी चलाया। फिर वो बीजेपी कार्यकर्ता के घर पहुंचे। साथ ही साथ पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल पहुंचकर नए भवन के निर्माण कार्य का उन्होंने जायजा भी लिया। हरियाणा विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ने की योजना बना रही है। पार्टी अपनी पहली लिस्ट भी जारी कर सकती है। आम आदमी पार्टी 50 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। इससे पहले कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ भी सीट बंटवारे को लेकर बात कर रही थी। शुक्रवार को दोनों पार्टियों के बीच सीट बंटवारे पर सहमति नहीं बन पाई थी। इसके बाद से कयास लगाए जा रहे हैं कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन नहीं होगा। कांग्रेस आपको 10 सीटें देने से मना कर रही है। सूत्रों का यह कहना है कि आम आदमी पार्टी को कांग्रेस का फॉर्मूला मंजूर नहीं है। हरियाणा में नामांकन भरने की लास्ट डेट 12 सितंबर है। हुड्डा गुट और कुछ अन्य नेता आपके साथ सीट बंटवारे के खिलाफ हैं। भारतीय रेसलर विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के कांग्रेस में शामिल होने पर पूर्व WFI के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह का स्टेटमेंट आया। 18 जनवरी 2023 को जब जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ था, तब ये कहा था कि खिलाड़ियों का आंदोलन नहीं, इसके पीछे कांग्रेस है और आज ये बात सच साबित हुई है। इस पूरे आंदोलन में हमारे खिलाफ जो साजिश हुई उसमें कांग्रेस शामिल थी, ये कहा बृजभूषण सिंह ने। देख रहा था मीडिया के लोगों ने ये पूछा था कि ओलंपिक में आपका जो बेट नहीं आया, क्या इसमें कोई षड्यंत्र है? तो विनेश फोगाट इस सवाल को टाल गई। वजन कभी कभी रुक जाता है, लेकिन उन्होंने इस षड्यंत्र की बात से इनकार नहीं किया। उन्होंने उसे संभाल करके रखा है, अब आने वाले समय में इस्तेमाल करेंगी। और चलिए आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के पूर्व बलकौर सिंह ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। बलकौर सिंह कलावली से टिकट मांग रहे थे, लेकिन टिकट नहीं मिला तो उन्होंने पार्टी छोड़ दी। अब बताया जा रहा है कि वो कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा बलकौर सिंह को पार्टी में शामिल करा सकते हैं और बीजेपी से कई नेता टिकट कटने के बाद नाराज होकर कांग्रेस की तरफ रुख कर सकते हैं। तमाम नेताओं की जो कि इस वक्त नाराज हैं, पहली प्राथमिकता इस वक्त कांग्रेस है और अगर कांग्रेस में बात नहीं बनती तो खबर यह है कि आम आदमी पार्टी का भी रुख कर सकते हैं और इसी मौके का इंतजार आम आदमी पार्टी हरियाणा की सियासत में कर रही है। वहीं दिल्ली शराब नीति घोटाले में सीबीआई ने अपनी जांच पूरी कर ली। जांच एजेंसी ने कोर्ट में अपनी 5वीं और आखिरी चार्जशीट दाखिल कर दी। सीबीआई ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शराब नीति बनाने, उसे लागू करने की आपराधिक साजिश में शुरू से शामिल थे। पहले से ही शराब नीति के प्राइवेटाइजेशन का मन वो बना चुके थे। चार्जशीट के मुताबिक मार्च 2021 में जब तत्कालीन डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की अध्यक्षता में शराब नीति तैयार की जा रही थी, तब केजरीवाल ने कहा कि पार्टी को पैसों की जरूरत है। उन्होंने अपने करीबी और आम आदमी पार्टी के मीडिया और संचार प्रभारी विजय नायर को फंड जुटाने का काम भी सौंपा था। सेबी चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच एक के बाद एक नए विवाद में फंसती जा रही है। विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने उनके खिलाफ अनियमितता का नया आरोप लगाया। मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस उनके खिलाफ एक नया मामला लेकर आई है। कांग्रेस का नया आरोप है कि जिस कंपनी के खिलाफ नियामक की जांच चल रही थी, उससे नियामक की प्रमुख को कमाई हो रही थी। कांग्रेस के अनुसार सेबी चेयरपर्सन माधवी पुरी को वित्त वर्ष 2018-19 से वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान कैरोल इन्फो सर्विसेज लिमिटेड नाम की एक कंपनी से करीब 2 करोड़ 17 लाख रुपए मिले। ये रुपए उन्हें किराए के रूप में मिले। सेबी चीफ के खिलाफ ये मामला ऐसे समय उठाया जब पहले से ही उनके खिलाफ कई आरोप चल रहे हैं। सेबी प्रमुख की नई मुसीबत अब कांग्रेस ने सामने लाकर खड़ी कर दी है। अगली खबर मणिपुर से है, जहां पर एक बार फिर से हिंसा भड़क गई है। जिरीबाम जिले में आज सुबह बंदूकधारियों ने एक बुजुर्ग की सोते समय
सिर में गोली मारकर हत्या कर दी। जिरबाम के ही पहाड़ी इलाके में 2 समुदायों के बीच गोलीबारी हुई, इसमें 2 लोगों की जान चली गई है। दूसरी तरफ इम्फाल वेस्ट और इम्फाल ईस्ट में देर रात भीड़ ने मणिपुर राइफल्स हेडक्वार्टर पर हमला कर दिया। गुस्साई भीड़ सुरक्षा बलों से हथियार छीनना चाहती थी। पुलिस ने सीआरपीएफ जवानों के साथ मिलकर जवाबी कार्रवाई की है और पैलेट गन से कई राउंड फायरिंग की। मॉक बम और आंसू गैस के गोले दागे गए। उन्होंने JNIMS अस्पताल में उन्हें भर्ती करवाया गया है और अभी तक हथियार या गोला बारूद लूटे जाने की कोई पुष्टि नहीं हुई है। और बहराइच में भेड़िए की चालाकी के आगे वन विभाग की कोई तरकीब काम नहीं आ रही। नरभक्षी भेड़िया लगातार चकमा दे रहा है और अब तक 10 लोगों को अपना शिकार बना चुका है। प्रशासन का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है, हालांकि अभी तक कोई सफलता नहीं मिली। भेड़िए के हमले के दृष्टिगत कछार का इलाका बेहद संवेदनशील माना जाता है। भेड़िए को पकड़ने के लिए 4 थर्मल ड्रोन आसमान में लगातार उड़ान भर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद वन विभाग की टीमों को अभी तक कामयाबी हाथ लगती नजर नहीं आ रही है और ये भेड़िया अब भी लोगों के लिए खतरा बना हुआ है। और यूपी के बहराइच के बाद एमपी के खंडवा में भी भेड़िए का खौफ छाया हुआ है। खंडवा की खालवा तहसील के एक गांव में भेड़िए ने सोते हुए लोगों पर जानलेवा हमला कर दिया। अचानक हुए इस हमले से ग्रामीण इस वक्त सख्ते में है। भेड़िए के हमले में 5 लोग जख्मी हो गए। उन्हें खंडवा मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में एडमिट करा दिया गया। सुबह जब वन विभाग की टीम को भेड़िए के हमले की सूचना मिली तो वो मलगांव पहुंच हुई। एक टीम घायलों से मिलने हॉस्पिटल भी पहुंची है। फिलहाल अधिकारियों का ये कहना है कि अभी तक भेड़िए की लोकेशन ट्रेस नहीं हो रही है। राजस्थान के सरिस्का के बाघ ST 2303 को लेकर अपडेट है और आपको ये बताएं, झाबुआ से 13 किलोमीटर दूर उजौली गांव में बाघ के पग मार्क मिले हैं। सरिस्का की तिजारा रेंज का स्टाफ और मॉनिटरिंग टीम मौके पर मौजूद है। जानकारी के अनुसार पिछले 1 सप्ताह से झाबुआ और आसपास के क्षेत्र में बाघ का मूवमेंट बना हुआ है। जिस एरिया में बाघ के लिए पिंजरे लगाए गए हैं उस जगह से बाघ के निकलने की खबर है। सरिस्का के DCF मॉनिटरिंग कर रहे हैं। 15 अगस्त को सरिस्का के जंगल से बाघ निकला और अब हरियाणा तक पहुंच गया है। जयपुर के चौमू में शनिवार को एक प्राइवेट हॉस्पिटल में लेपर्ड आ गया। लेपर्ड हॉस्पिटल के बेसमेंट में घुसा जहां बेड, बाइक और बाकी का सामान रखा था। लेपर्ड के मूवमेंट का CCTV फुटेज सामने आया है। बेसमेंट में आपको ये लेपर्ड घूमता हुआ नजर आएगा। जयपुर से वन विभाग की टीम रेस्क्यू करने के लिए पहुंची। लेपर्ड का मूवमेंट कैप्चर करने के बाद पटाखे फोड़े जा रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये वो बेसमेंट का एरिया है जहां पर आपको बेड्स नजर आ रहे हैं। इसके साथ बाकी सामान यहां पर रखा गया है। आपको कुछ व्हीकल्स भी नजर आ रहे हैं। यहां पर आपको ये लेपर्ड मूवमेंट नजर आएगा। जाहिर बात है कि अब लेपर्ड कहां है इसकी शिनाख्त कर ली गई है और ऐसे में वन विभाग क्योंकि लोकेशन पता कर चुका है तो अब इन लेपर्ड को पकड़ने के लिए मुस्तैदी की जा रही है। मौके पे हम गए और हमने आसपास के फुटेज वगैरह चेक किए तो पता चला वाकई एक अंदर धमोड़ हॉस्पिटल जो है यहाँ का उसके अंदर ये विचरण कर रहा था। तो तुरंत हमने वहाँ जाब्ता तैनात कर दिया जिससे किसी व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुँचा है। इसके अतिरिक्त हमने वन विभाग को सूचित कर दिया है। जो वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी इसी के लिए आ जाएंगे। और वहीं ग्रेटर नोएडा के जारचा कोतवाली के छौलस गांव में बारिश की वजह से एक मकान गिर गया। जब यह हादसा हुआ उस वक्त परिवार के 7 लोग घर में ही मौजूद थे। चीख पुकार सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और जो ग्रामीण थे तुरंत परिवार के सभी लोगों को मलबे से बाहर निकालने का प्रयास हुआ। हालांकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में ले जाया गया है। ग्रामीणों के मुताबिक जो जारचा गांव है वहां पर शेफाली अपने परिवार के साथ में रहते हैं और मजदूरी कर परिवार का भरण पोषण करते हैं। मकान की छत कच्ची थी, बारिश आई जिस कारण से वो कच्ची मकान गिर गई और मलबे में परिवार दब गया। आखिरकार परिवार के लोगों को बाहर निकाला गया, लेकिन इस हादसे में परिवार के 4 लोग घायल हो गए। चलिए आगे बढ़ेंगे। इंदौर से चलकर जबलपुर आने वाली ओवरनाइट एक्सप्रेस के 2 कोच सुबह जबलपुर रेलवे स्टेशन के पास पटरी से उतर गए। इनमें एक पार्सल और एक AC कोच है। घटना में किसी तरह के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं। हादसा उस वक्त हुआ जब ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर पहुंच रही थी। इसकी रफ्तार 20 किलोमीटर प्रति घंटे थी। उतरे कोच को फिर से पटरी पर लाने का काम जारी है। इससे अब ट्रैक बाधित हुआ। ट्रेन में 10 से 12 कोच थे। ओवरनाइट एक्सप्रेस के 2 कोच पटरी से उतरे। तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर। अफरा तफरी का माहौल हो गया। जबलपुर रेलवे स्टेशन के पास ये दुर्घटना हुई है।
नासा एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को अंतरिक्ष में ले जाने वाला स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी पर वापस आ गया है। न्यू मैक्सिको के स्पेस हार्बर में स्पेसक्राफ्ट की लैंडिंग हुई है। इस साल जून के पहले हफ्ते में बोइंग स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट सुनीता और बुच को अंतरिक्ष में लेकर गया था। इसके बाद स्पेसक्राफ्ट में तकनीकी दिक्कतें आ गई। बता दें, सुनीता और बुच विल्मोर अगले साल फरवरी में वापस लौटेंगे। स्पेसक्राफ्ट में हेलियम रिसाव समेत अन्य समस्याएं आ रही थी। इसके बाद इसे डंप किया गया। स्पेसक्राफ्ट में खराबी के बाद बुच और सुनीता पिछले कई महीने से स्पेस स्टेशन में फंसे हुए हैं और अब ये जो स्टारलाइनर है जो उन्हें लेकर गया था, ये वापस आज सुबह 9:30 बजे लौट आया है। इंडिगो एयरलाइंस की दिल्ली वाराणसी की फ्लाइट में एयर कंडीशनिंग सिस्टम में खराबी की खबर है और इसकी वजह से यात्रियों को काफी परेशानी हुई है। इसीलिए इंडिगो एयरलाइंस ने माफी मांगी है। एयरलाइंस की तरफ से जारी किया गया एक प्रेस रिलीज जिसमें यह कहा गया कि हम 5 सितंबर 2024 को दिल्ली से वाराणसी के लिए उड़ान भरने वाली फ्लाइट 6C2235 में हुई असुविधा के लिए खेद व्यक्त करते हैं। पेरिस पैरालंपिक 2024 में पहला गोल्ड दिलाने वाली अवनी लेखरा, ब्रॉन्ज मेडलिस्ट मोना अग्रवाल और शूटर मनीष नरवाल समेत कई प्लेयर्स भारत वापस लौट चुके हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर उनका जोरदार स्वागत हुआ। फैंस ने पैरा एथलीट्स के पहुंचते ही ढोल नगाड़े बजाए, मालाएं पहनाई। 2 बार की गोल्ड मेडलिस्ट शूटर अवनी लेखरा ने एयरपोर्ट पर कहा, पेरिस पैरालंपिक की जर्नी काफी अच्छी थी। इस बार हमने कई मेडल्स जीते हैं। पड़ोसी देश पाकिस्तान आर्थिक संकट के साथ साथ एक गंभीर शिक्षा संकट का भी सामना कर रहा है। पाकिस्तान में 5 से 16 साल की उम्र के तकरीबन 2 करोड़ 53 लाख बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। यह आंकड़ा देश के कुल स्कूल जाने योग्य बच्चों की आबादी का 36% है। इसमें सबसे बदतर हालात ग्रामीण इलाकों के हैं। रिपोर्ट ने पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम के अहम खामियां का उजागर कर दिया है। इसमें बताया गया कि पाकिस्तान के 74% बच्चे ग्रामीण इलाकों में रहते हैं। इन इलाकों में स्कूल तक पहुंच की कमी, गरीबी और सामाजिक समस्याओं की वजह से बच्चों को स्कूल तक लाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साउथ चाइना सी से उठा सुपर तूफान यागी चीन के दक्षिणी तट से टकरा गया है। तूफान ने चीन के हैनान प्रांत में दस्तक दी है। इसकी वजह से हैनान के 4 लाख लोगों को अपना घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ गया। तूफान यागी भारतीय समय अनुसार दोपहर 2 बजे हैनान के वेनचांग शहर से टकराया। सुपर तूफान की वजह से 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है। यागी इस साल दुनिया का दूसरा सबसे शक्तिशाली तूफान है। इसकी वजह से हैनान में स्कूलों और कॉलेजेस को बंद किया गया है। इसके अलावा रेल और बोट सेवाएं भी रोक दी गई है। प्रभावित इलाकों में सभी पार्क को बंद कर दिया गया है। चीन के दक्षिणी तट से ये तूफान टकराया है और उसके बाद मंजर कुछ इस तरह का है। सितंबर का महीना जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, मौसम का मिजाज भी लगातार बदल रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में जमकर बारिश है। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के भी अलग अलग इलाकों में बारिश का दौर जारी रहने के आसार है। तेलंगाना, गुजरात, पुडुचेरी में भी बारिश की संभावना है। गुजरात में पहले से ही हालात बारिश और बाढ़ से खराब हैं और इसके साथ ही तमाम कदम उठाए जा रहे हैं कि नुकसान कम से कम हो, इसकी कवायद की जा रही है। इसके साथ ही टेम्परेचर में भी बदलाव आया है। शाहरुख खान ने वित्त वर्ष 2024 के लिए 92 करोड़ रुपए का टैक्स पेमेंट किया है। वो सबसे ज्यादा टैक्स जमा करने वाले भारतीय सेलिब्रिटी बन चुके हैं और उनकी नेटवर्थ 7300 करोड़ रुपए है। दूसरे नंबर पर 80 करोड़ रुपए के टैक्स पेमेंट के साथ ही तमिल सुपरस्टार थलापति विजय हैं और उनकी नेटवर्थ है 800 करोड़ रुपए। लिस्ट के टॉप 5 में अमिताभ बच्चन, सलमान खान भी शामिल हैं। सबसे ज्यादा टैक्स जमा करने वाले क्रिकेटर विराट कोहली हैं। 66 करोड़ रुपए का टैक्स जमा किया उन्होंने और उनके बाद है महेंद्र धोनी। उन्होंने 38 करोड़ रुपए का टैक्स चुकाया है। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में महिलाओं के साथ यौन शोषण के आरोपों को लेकर हेमा कमेटी की रिपोर्ट पर साउथ एक्ट्रेस कृति शेट्टी ने बताया कि इस दौरान कीर्ति ने बताया कि बचपन में उन्हें भी कई बार अनकंफर्टेबल सिचुएशंस का सामना करना पड़ा था। एक्ट्रेस के अनुसार कुछ साल पहले शुरू हुए मी टू मूवमेंट में इंडस्ट्री में बदलाव जरूर आया। वो और उनके दोस्त इस बारे में बताते हैं कि हमने बचपन में कितनी बार असहज सिचुएशंस का सामना किया।
बॉलीवुड गाना तौबा तौबा गाने वाले पंजाबी सिंगर करण औजला इन दिनों यूके टूर पर हैं। लंदन में उनका कॉन्सर्ट चल रहा था। इस दौरान किसी ने उन पर जूता फेंक दिया। गुस्साए करण औजला ने स्टेज से ही गाली गलौज शुरू कर दी और जूता फेंकने वाले को स्टेज पर आने की चुनौती भी दे दी। आखिर में उन्होंने युवाओं से ऐसा न करने और सम्मान देने की अपील की। दरअसल लंदन शो के दौरान वो स्टेज पर परफॉर्म कर रहे थे। इस दौरान एक जूता स्टेज की तरफ आया और सीधा करण के चेहरे पर लगा, जिसके बाद करण भड़क गए। भारतीय सेना का एक पेड़ मां के नाम वृक्षारोपण अभियान के तहत अब तक 42 लाख पौधे लगाए जा चुके हैं। 22 जुलाई से इसकी शुरुआत हुई थी और इसके तहत दिल्ली कैंट के शेखावटी लाइंस में पौधारोपण किया गया। इसमें रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार शामिल हुए। गो ग्रीन स्टेशन पहल के तहत सेना ये पौधे लगवा रही है। इस अभियान में सेना को आम लोगों का साथ भी मिल रहा है। एक पेड़ मां के नाम से न सिर्फ हरियाली क्षेत्र का आकार बढ़ रहा है, बल्कि निजी तौर पर लोग प्रकृति के साथ जुड़ रहे हैं।